बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, सुबह अच्छी हुई होगी। मंडे आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा होगा अगर आप लॉन्ग वीकेंड बना कर आए हैं मेरी तरह। मुझे मंडे बुरा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि सुबह बुरा लगने की ये वजह नहीं कि मुझे काम पे नहीं आना था, बुरा लगने की ये वजह कि स्मॉग इतनी बुरी है कि समझ नहीं आ रहा। इवन आपका जो थ्रॉट है, आपकी जो नाक है, हर वक्त इरिटेशन और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे ख़त्म होगी और ये कैसे हमारी जान छूटेगी। दो कि अभी आगे फॉग आनी है। रात को तो बहुत ज़्यादा थी, इनफैक्ट मेरा इत्तेफाक हुआ एक खुली या रिंग रोड वाली साइड पे जाने का, तो वहाँ पे तो जी आपको विजिबिलिटी के भी इश्यूज़ हो रहे हैं। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप मोटरवेज़ पे जा रहे हैं, दो कि ये लाहौर में ही तोहफ़ा मिला है हमें ख़ास तौर पे। इस्लामाबाद और कराची तो काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इससे महफूज हैं, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आप परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। लेकिन जनाब, एक तरफ ये स्मॉग की कहानी है तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर स्मॉग थी वो हट गई है। 22 साल के बाद जी ऑस्ट्रेलिया को उनकी ही सरजमीन पर पाकिस्तान ने हरा दिया है। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये कमाल के विजुअल्स हैं। लिटरली यकीन नहीं आ रहा था कि वही टीम है जिस पे 2 दिन बैठे हम क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पहले। लेकिन जी वी आर सो ग्लैड एंड प्राउड कि हमारी टीम ने इतनी बड़ी कामयाबी समेटी है। 22 ईयर्स एक बहुत बड़ा अरसा होता है जिसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपको पता है, हमने अपने तज्जियों में जब हमारे पास एनालिस्ट भी आए, उन्होंने बताया जी कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए, चाहे वो पाकिस्तान है या कोई भी टीम खेल रही है, उसके लिए आसान नहीं होती। और इन कंडीशंस के अंदर कल जैसे लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम एक टीम की तरह खेल रही है। एंड वी आर सो ग्लैड कि ये हमें कामयाबी नसीब हुई है, इतने अरसे के बाद हुई है। दो कि पाकिस्तानी क्रिकेट ओवरऑल स्ट्रगल कर रही है। दूसरी जानिब जी ये तो है पाकिस्तानी टीम की कामयाबी, तो तीसरी जानिब भारत जो है जी, अगर चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आया तो पाकिस्तान आइंदा कभी भारत के साथ वर्ल्ड कप समेत किसी भी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। ऐसी सरकारी ज़राए कह रहे हैं, जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं। और आज न्यूज़पेपर में भी ये खबर लगी हुई है कि खेलों के हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। आपको पता है कि जी चैम्पियंस ट्रॉफी को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि जी इंडियन टीम नहीं आ रही। पाकिस्तान चूँकि होस्ट कर रहा है इस बहुत बड़े इवेंट को और पाकिस्तान के हिस्से में मेज़बानी आई है, दो कि हर टीम यहाँ पर आ रही है बड़े कॉन्फिडेंस, बड़े एतमाद के साथ आ रही है, खेल रही है। और इतने बड़े इवेंट को होस्ट करना हमारे लिए बेशक कोई चैलेंज नहीं है। हमने माजी में भी और अभी भी हम बहुत अच्छे इवेंट्स को, बहुत अच्छी टीम्स को होस्ट करें, लेकिन इंडिया ने एज़ यूजुअल ये जो कारनामा खेलें या जो बीच में एक शोशा छोड़ा है कि जी हम नहीं आएंगे, इस पर पीसीबी ने स्ट्रिक्ट स्टैंड अपनाने का फ़ैसला किया है। ये तो हो गई जी बात। चूँकि हमने क्रिकेट की बात आगाज़ में इसलिए की क्योंकि अच्छी ख़बर थी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिस्ट्री हमने बनाई है इतने अरसे के बाद, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी और खुशी की बात थी। सोचा आपके साथ शेयर की जाए। दोबारा से आते हैं जी स्मॉग की तरफ। स्मॉग बड़ी ख़तरनाक है, सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है और हम बार बार कह रहे हैं स्कूल्स बंद हैं, एहतियात का कहा जा रहा है। ग्रीन लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से कहा जा रहा था जी ग्रीन लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, उससे फ़र्क पड़ेगा। फिर आर्टिफिशियल रेन के हवाले से सुबह मेरे कान में ख़बर आई है कि जी थोड़ा डिले हो गई है ये आर्टिफिशियल रेन, इसकी क्या वजूहत हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। आवाम की सेहत को शदीद ख़तरात लाक हैं जी, और स्मोक की तदारुक के हवाले से तैयारी शुरू की है आर्टिफिशियल रेन को लेकर। लेकिन क्या सूरत हाल है, इस हवाले से मज़ीद अपडेट लेंगे। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, हाफिज़ उस्मान, उनसे ज़रा हम बात कर लेते हैं। हाफिज़ उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है अरमला। अच्छा जी उस्मान, मुझे थोड़ा सा स्मॉग की सूरत हाल के हवाले से बताएं कि पीछे तो बहुत बुरी सूरत हाल है जी, स्मॉग को आपके नज़र आ रहे हैं हमें विजुअल्स में भी, लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट क्या है? और जो आर्टिफिशियल रेन के हवाले से कहा जा रहा था, पंजाब गवर्नमेंट ने तैयारी शुरू की थी और कहा था जी कि वीकेंड के ऊपर ये किया जाएगा, उसकी क्या अपडेट्स हैं?
जी बिल्कुल अर्मला, सबसे पहले तो आपको सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। जो आर्टिफिशियल रेन है उस पर बात करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्मोक की या फ़ज़ाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल है, इस पर हमें आर्टिफिशियल रेन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन हैं, माहिरीन माहौलियात हैं, उनकी जानिब से अभी कुछ ही दिन कबल जो एक महकमा PND में मीटिंग हुई, जिसमें महकमा माहौलियात के ऑफिशल्स और जो महकमा मौसमियात के ऑफिशल शामिल थे और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशल शामिल थे। तो बैनुल-अक़वामी माहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि लाहौर की इतनी संगीन सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है कि उन्होंने हैरानगी का इजहार किया कि हम हैरान हैं कि लाहौरी इस वक्त ज़िंदा कैसे हैं। तो रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि अभी कल की ही बात है कि मुल्तान का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2000 से तजावुज़ कर गया है। तो पंजाब, ओवरऑल पंजाब की यही सूरत हाल है कि फ़ज़ाई आलूदगी जैसी आफत से जो है वो हमें गुजरना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो फ़ज़ा को आलूदा करने वाली चीज़ें हैं उससे इज्तनाब किया जाए। ये फ़ज़ाई आलूदगी या ये स्मोक सिर्फ लाहौर में या पाकिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया के जो इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको भी इस चैलेंज से निपटना पड़ा। लेकिन उसके बाद, इस चैलेंज से निपटने के बाद उन्होंने अपने ऐसे रिफॉर्म्स लाए कि स्मोक जैसी जो आफत है, फ़ज़ाई आलूदगी जैसी आफत है, उससे छुटकारा पाया उन्होंने। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम सिर्फ अभी तक तहाल बातों और दावों तक ही महदूद हैं। अमली काम की अगर बात की जाए तो अमली काम हमें बिल्कुल जो है वो देखने को नहीं नज़र आ रहा। तो आर्टिफिशियल रेन की आपने बात की, तो आर्टिफिशियल रेन की जो लाहौर में जो है वो उसके खदशात ज़ाहिर किए गए पंजाब हुकूमत की जानिब से, चूँकि फ़िज़ा इतनी आलूदा हो चुकी है कि जो बादल हैं वो भी अभी तक फ़िज़ा में दिखाई नहीं दिए और कोई इसकी प्रेडिक्शन भी नहीं की गई महकमा मौसमियात की जानिब से। तो इसका तजर्बा जो है वो रावलपिंडी में पंजाब हुकूमत की जानिब से करने का फ़ैसला किया गया है ये आर्टिफिशियल रेन का। तो रावलपिंडी में इसका तजर्बा करने के बाद फिर लाहौर में इसको जो है वो इस आर्टिफिशियल रेन को प्रॉपर तरीके से इसको किया जाएगा। तो इसमें मैं ये बताना आपको चाहूँगा कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है, इसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, उसमें आर्टिफिशियल रेन में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सिल्वर आयोडाइड, खुश्क बर्फ़, पोटेशियम आयोडाइड, लिक्विड प्रोपीन और नमक, इसका मिक्सचर बना के जो केमिकल तैयार किया जाता है, उससे जो है वो बादलों के ऊपर हवाई जहाज से या ड्रोन से इसको बरसाया जाता है। फिर बादलों के ज़रिए जो बारिश बरसती है उसको आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। ये तो लाहौर में जो आर्टिफिशियल रेन की जाएगी, फिनोमेना के हवाले से बता दिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ज़राए का ये कहना है कि कम अज़ कम इसके ऊपर 35 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो लगाई जाएगी और जो तजर्बा किया जाएगा। ज़रा उस्मान से कनेक्ट करें, मुझे लगता है लाइन ड्रॉप हो गई, उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं अपना सवाल भी करना चाहूँगी क्योंकि आर्टिफिशियल रेन के हवाले से जब उस्मान बात करें और मेरी जो थोड़ी सी नाके शक्ल है उसके मुताबिक ये आर्टिफिशियल रेन का जो कॉन्सेप्ट है या ये जो की जाती है, इसमें बहुत अच्छा खासा बजट लगता है। और रावलपिंडी में आई रिमेंबर के 2 से 3 दिन पहले, वीकेंड से पहले हमने अपनी नुमाइंदा से बात की थी और उनके मुताबिक कि स्मॉग है, बट जो इस वक्त लाहौर की सूरत हाल है स्मॉग को लेकर वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और अगर ये तजर्बा किया जाएगा और तजर्बे के बाद लाहौर में किया जाएगा तो आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ़हद मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात हैं, हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं, वो हमें बेहतर तौर पर समझा सकते हैं कि ये क्या सूरत हाल है जी, कि क्या वाकई आर्टिफिशियल रेन जिसकी पंजाब हुकूमत बात कर रही है, जिसका तजर्बा पहले रावलपिंडी में होगा जो हमारे नुमाइंदे ने हमें बताया, और उसके बाद लाहौर में किया जाएगा, कि वाकई इससे स्मॉग का जो इफ़ेक्ट है वो कदरे कम हो सकता है। फ़हद साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप आगाज़ में ज़रा हमें स्मॉग के हवाले से थोड़ा सा ये बताएं कि जो पंजाब हुकूमत कोशिश कर रही है या सोच रही है इस आर्टिफिशियल रेन को लेकर, क्या इससे वाकई स्मॉग पे असर होगा कुछ? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम समझें कि स्मॉग मसला है क्या और कहाँ का है।
ये कहना कि स्मॉग एक लाहौर का मसला है, ये गालिबन दुरुस्त नहीं होगा। स्मॉग एक ऐसा मसला है जो दिल्ली के पास से शुरू होता है, पेशावर तक जाता है। सो हमारे लिए तो अगर हम स्मॉग को देख रहे हैं तो हमने तो लाहौर से पेशावर तक देखना है, लाहौर से मुल्तान तक देखना है। अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा तो कहता है कि इस वक्त लाहौर से बुरे हालात तो मुल्तान के हैं। तो पहली बात तो ये कि स्मॉग कोई ऐसा मसला नहीं है जो एक शहर के किसी एक जिले का मसला हो कि वहां पे स्मार्ट लॉकडाउन लगा के 2 सड़कें बंद कर दी जाएं तो मसले के हल निकलने के चांसेस बन जाते हैं। स्मॉग एक ऐसा मसला है जो एक पूरे खत्ते को मुतासिर करता है और हमारे पंजाब को ज्यादा मुतासिर करता है। अब ये कि इसका फायदा होगा कि नहीं, अब आपको इससे अंदाजा हुआ होगा कि एक मसला जो लाहौर से लेके पिंडी तक भी पंजाब में है और लाहौर से लेके मुल्तान तक भी है, उसको हल करने के लिए लाहौर में बारिश करना काफी नहीं होगा। एक जगह पे बारिश करने से बाकी जगहों की स्मॉग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लाहौर शहर में भी अगर बारिश की जाती है, पिछले साल भी एक्सपेरिमेंट पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई थी लाहौर शहर में, और पिछले साल हमारा AQI कोई 300-350 से 200 पे 190 पे आ गया था। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। 190 भी एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर हम बाकी अगर डेवलप्ड ममालिक में देखें तो वहां पे, तरक्की पेशा ममालिक में देखें तो वहां पे 190 के ऊपर स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बुजुर्गों को मास्क पहना दिए जाते हैं। तो 190 तक ही अगर आना है तो उससे शायद इतना हमें फायदा ना हो। यही पैसे, जिस तरह आपके भी नुमाइंदे ने भी जिक्र किया था कि 35 से 40 करोड़ का खर्चा आता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही 35 से 40 करोड़ बजाय एक शहर के कुछ हिस्सों में कुछ घंटों या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के लिए स्मॉग का असर कम करने से बेहतर है कि इनको किसी बेहतर पर्पस के लिए पैसों को इस्तेमाल किया जाए। देखिए, इसके लिए दूसरी चीज जो जरूरी होती है आर्टिफिशियल रेन के लिए, एक तो उन्होंने तरीकेकार समझा दिया कि कुछ केमिकल्स हैं जो जहाज के जरिए बादलों में फेंके जाते हैं। उनके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि बादलों की मौजूदगी। हम एक आर्टिफिशियल चीज करने के लिए भी नेचर पे डिपेंडेंट है कि खुदा ने हमें बादल दिए तो हम कुछ कर सकेंगे उनके साथ, उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक तो ये कि हमारे पास अभी वो बादल बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। दूसरी बात, जो विंटर, जो सर्दियों के, क्योंकि अब मौसम काफी तब्दील हो चुका है, जो सर्दियों के बादल होते हैं उनमें कैपेसिटी नहीं होती ज्यादा बारिश करने की। वो बहुत थोड़े, जिस तरह पिछले साल जब पंजाब हुकूमत ने एक्सपेरिमेंट की थी तो सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश हुई थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, जिससे ना तो हम उतनी मिकदार में स्मॉग की जो कंटेंट्स हैं उनको बिठा सकेंगे, ना ही वो ज्यादा देर तक बैठे रहेंगे अगर बैठ भी गए तो। जहां तक मसनूई बारिश का ताल्लुक है, ना तो ये सिर्फ लाहौर या लाहौर के कुछ हिस्सों का मसला है कि वहां पे बारिश करा के हमें कोई नतीजा मिल सके, और दूसरी बात, हम करा भी दें तो उसके असरात इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगे कि हमें कोई उनका फायदा महसूस हो सके। ये मसला है मसनूई बारिश के साथ। ठीक हो गया फाद साहब, बड़े बेहतर अंदाज में आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ एक शहर या एक स्पेसिफिक एरिया में बारिश करने से स्मॉग पे चंद घंटों के लिए तो शायद फ़र्क पड़ सकता है उस स्पेसिफिक इलाके में, लेकिन ओवरऑल इसके कोई असरात नहीं है। और वही बजट अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव जगह पे लगा दें और उस पर इकदाम करने पे लगाए तो आएगा शायद ज़्यादा फाका होगा। अच्छा फाद साहब, अब किया क्या जाए? जाहिर है ये एक फिनोमेना है और मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमने कोई चंद महीनों में नहीं देखा, ये हमने कई सालों में एक चीज़ क्रिएट हुई है, और इसमें हमारी नेग्लिजेंस भी है, इसमें हम दीगर मामलात भी देखें। हम इसमें किसी को ज़िम्मेदार अकेले नहीं ठहरा सकते जी कि इंडिया के पंजाब में फसलें जली हैं और यहाँ पर स्मॉग आ गई। हमने सब ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया है। अब इसके लिए हमें प्लानिंग भी लॉन्ग टर्म करनी है, तो उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आगे 3-4 सालों में या चंद सालों में हम इससे थोड़े, इस फिनोमेना से थोड़ी निजात हासिल कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये कि स्मॉग एक ऐसा इशू है जो हमें कल या परसों नहीं पता लगा कि हमारे शहर, हमारे सूबे, हमारे मुल्क के लिए एक बड़ा मसला बन चुका है।
2016 से तो मैं किसी ना किसी लिटिगेशन में पब्लिक इंटरेस्ट की या फिर किसी पॉलिसी लेवल के ऊपर 2016 से तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कम से कम 8 साल तो हो गए हमें इस बारे में गुफ्तगू किए हुए। सबसे बड़ा मसला जो होता है इस सारी गुफ्तगू में वो ये होता है कि हम समझते हैं ये चंद महीनों का मसला है। हमें ख्याल आता है कि स्मॉग हमारे लिए मसला है अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले हफ्ते में, और फरवरी तक हमें ये बात याद रहती है। जो बात हम भूल जाते हैं वो ये है कि फरवरी से लेके अक्टूबर तक जो बाकी महीने हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है कि उन महीनों में स्मॉग नहीं होती। फर्क सिर्फ ये उन महीनों में हमें सामने इस तरह नजर नहीं आ रही होती जिस तरह हमें सर्दी के महीनों में नजर आती है। हुकूमत पंजाब का एक झेली इदारा है जिसका नाम है अर्बन यूनिट। अर्बन यूनिट ने पिछले साल एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनवरी 2019 से लेके अगस्त 2024 के अखीर तक WHO एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लाहौर शहर ने फॉर एग्जांपल सिर्फ 28 गुड एयर क्वालिटी डेज देखे। 2070 दिनों में से सिर्फ 28 गुड एयर क्वालिटी दिन हमने देखे, वो भी जब कोविड के पूरे लॉकडाउन लगे हुए थे उन दिनों में 2020 में। उसके अलावा लाहौर शहर में पूरे 24 घंटे की एवरेज में हमें अब गुड एयर क्वालिटी नहीं मिलती, लेकिन हम गुफ्तगू सिर्फ चंद दिनों में करते हैं इस मसले के बारे में। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही है कि ये हमें नजर आ रहा है कि हमारा ये खित्ता अपनी गुंजाइश से ज्यादा पोल्यूशन जनरेट कर रहा है। हमें उसको टैकल करने की जरूरत है। वो किस तरह जनरेट कर रहा है? माजरत, अगर हम अर्बन यूनिट की स्टडी पे ही वापस जाएं, उस स्टडी में काफी मसाइल है, लेकिन चलें अगर उसको अभी मान भी लिया जाए, वो स्टडी कहती है कि 37% आ रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। हमारी स्मॉग की जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से 37% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हमारी मोटरसाइकिल भी आ जाएगी, रिक्शा भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, जीप भी आ जाएगी, बस भी आ जाएगी और ट्रक भी आ जाएगा, कि तकरीबन 40% तो मसला इनका है। इनका 40% मसला क्यों है? क्योंकि हमारी फ्यूल क्वालिटी बहुत बुरी है। हमारे जो गाड़ियों के इंजन में ईंधन जलाने से जो एग्जॉस्ट से गैसेस निकलती हैं उनकी लिमिट्स बहुत हाई हैं। सो अगर तो कोई भी हमने इसका सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें अपनी फ्यूल क्वालिटी को, हमें अपनी पेट्रोल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसमें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया अब इस्तेमाल करती है। सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड्स यूरोपियन यूनियन में इसमें डेवलप किए गए। तो अब दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क यूरो 5 स्टैंडर्ड से कम पे नहीं चलता। हम आज भी कानूनी तौर पे यूरो 2 मैंडेट करते हैं, और हाँ, कुछ हमारी कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हमारे चंद पंप यूरो 5 भी बेचती हैं पेट्रोल। सबसे बड़ा तो मसला यही है कि हम ईंधन ही बुरी क्वालिटी का जला रहे हैं। दूसरी बात यह कि क्योंकि हमारे पास जिसको हम कहते हैं इमिशन स्टैंडर्ड्स, कि क्या आपकी गाड़ी को कितनी को पोल्यूशन जनरेट करने की इजाजत है, हमारे वो इमिशन स्टैंडर्ड्स भी इतने लो हैं कि हमारे पास जो इंजन्स आ रहे हैं जिनके अंदर वो लो क्वालिटी ईंधन जाना है, वो इंजन भी इनएफिशिएंट है। सो अगर तो इसका कोई हल निकालना है तो पहली चीज फ्यूल क्वालिटी को टैकल करना होगा। दूसरा तरीका क्या है? हम जो गाड़ियों पे अपनी डिपेंडेंस बनाते जा रहे हैं कि भाई हर इंसान जो एक छोटे शहर से बड़े शहर में आता है, या हर इंसान जिसकी जिंदगी में थोड़ी बेहतरी आती है, उसके पास वाहिद निशानी उस बेहतरी को दिखाने के लिए ये है कि मैंने बाइक खरीद ली है, मैंने गाड़ी खरीद ली है, और उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि अच्छा मेरे हालात बेहतर हो रहे हैं, मैंने नौकरी पे जाना है, मैंने 10 कामों पे जाना है, ये मेरे पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब तक सोच और हमारी डेवलपमेंट के तरीकेकार में तब्दीली नहीं आती तो शायद सिर्फ फ्यूल क्वालिटी बेहतर करने से भी मामले का हल ना निकले। जो आपने कहा कि चलें कुछ 2-3 साल में, वाकई 2-3 साल में शायद कुछ नहीं हो सकता। अगर हम आज भी फैसला कर लें कि हमने अपनी फ्यूल क्वालिटी बेहतर करनी है तो हमारी रिफाइनरीज को अप टू स्टैंडर्ड लाने में हमें 5 से 6 साल लग सकते हैं। अगर हम ये फैसला कर
रखते हैं कि हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फरोग देना है, और इस फैसले के बगैर कोई भी बड़ा शहर दुनिया का नहीं चल सका आज तक। ये तारीख हमें बताती है कि जिस शहर ने तरक्की की है उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे की है। हमारे यहाँ सिस्टम, जो कि हमारे पहले शहबाज शरीफ साहब चूँकि सीएम भी रह चुके हैं, और हम अगर लाहौर शहर की स्पेसिफिकली या पंजाब की बात करें तो वो लंदन की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे बड़े इंस्पायर्ड थे, और उन्होंने उस मॉडल को पाकिस्तान के अंदर भी लाने की कोशिश की, लेकिन वो मॉडल शायद उस हद तक कामयाब नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था, क्योंकि लंदन के अंदर ज़्यादातर लोगों की जो कम्यूट करने का ज़रिया है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। दे डोंट प्रेफर कि वो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जस्ट बिकॉज कि वहाँ पार्किंग के इश्यूज़ हैं, दीगर मसाइल हैं, सो दे प्रेफर कि वो इस तरह की ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तो हमें अगर मॉडल को अडेप्ट करना है तो पूरे तरीके से करना है। फाद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और साथ साथ जहाँ आप गाड़ियों की बात कर रहे थे, तो अनफिट गाड़ियों के लिए जी पंजाब हुकूमत ने 7 दिन की मोहलत दी है। अगर आपकी गाड़ी धुआं ज़्यादा छोड़ती है तो उसको रिपेयर करा ले, वरना शहरी 15 पे कॉल करके इतला दे सकते हैं अगर वो इस तरह की कोई भी गाड़ी को देखते हैं जो धुआं छोड़ रही है, फ़िज़ा में आलूदगी फैला रही है। सो इनको मुरम्मत होने तक तहवील में रखने की हिदायत की गई है। सो ये एक्शन लिया जाएगा जी। देखते हैं ये एक्शन जो छोटे छोटे हैं इससे असर होता है या नहीं। और आर्टिफिशियल रेन के हवाले से तो हमने आपको बता ही दिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गया। आपको पता है मैच हुआ, सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया में। 22 इयर्स के बाद पाकिस्तानी टीम ने कैंगरूज को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया था जी। पोर्ट में खेला गया था जी ये फैसला कुन मैच, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दिया और फिर मेज़बान टीम को सिर्फ 140 रन पर ढेर किया। और शायकीन बड़े खुश हैं जी। और पाकिस्तानी टीम ओवरऑल वैसे भी परफॉर्मेंस अच्छी रही। हारिस रऊफ़ की हर तरफ चर्चे थे। फिर हम बाबर की कमबैक की थोड़ी सी बात करें, वो भी बड़े ख़बरों में रहे। तो मज़ेदार जी, अच्छी अचीवमेंट है और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके होम ग्राउंड पे हराना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच अवैस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, मुबारक हो आपको। शाहीन शाह मुझे मुबारकबाद है, परफॉर्म कर ही लिया। ये जो अवैस साहब हर इंट्रो के बाद ना मुझे शाहीन शाह अफरीदी में मुबारकबाद देते हैं ना, ये मामला नहीं सही है। लेकिन वैसे मुबारकबाद आपको भी कि हम जितना डिस्कस कर रहे थे अवैस इस टीम को हवाले से, और इस जो वनडे मैच की सीरीज़ थी जिसमें पहले मैच में 2 के हम बड़े डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया है पाकिस्तानी टीम ने, इट वाज अमेजिंग। देखिए, हमेशा एक बात की जाती है ना, जब एक बड़ा प्लेयर जो है वो अपने बैट और बॉल से आपको शटअप कॉल देता है, और अच्छा लगता है कि जब आप परफॉर्म करते हो, और खास करके जिस वक्त इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म आपके ऊपर हो रहा है। मैंने आप कमेंटेटर्स की बात सुने तो वो आपको पता है कि चाहे वो पहले दिन से लेकर दूसरे वनडे मैच तक, जब तक हम जीते नहीं थे, तो वो बहुत ज्यादा बात कर रहे थे क्रिकेट बोर्ड में जो चेंजेस हुई हैं। मजाक यहाँ तक बन चुका हुआ था कि यार उधर आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जाके आप रेंट पे जो सा कोच एक ले सकते हो, बहुत से मामला चल रहे थे। मैं वसीम अकरम की दाद देता हूँ कि हैट्स ऑफ है वसीम भाई, जिस तरीके से उधर बैठे हुए थे, बेचारे बिल्कुल खामोश थे पहले दिन, लेकिन दूसरे दिन फिर पंप अप स्टार्ट हुआ जब पाकिस्तान ने जीत पे जीत हासिल की। और ये जरूरी थी जीत। आपको पता है कि जितनी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर हो रहा था, पाकिस्तान टीम के ऊपर लेके बात हो रही थी, फिर एक थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन में आपको पाकिस्तान टीम इसलिए भी अब नजर आ रही थी। बाबर आजम की स्पेसिफिकली चले बात अब करते हैं कि जो शॉर्ट सिलेक्शंस थी, क्लोज टू द बॉडी वो खेल रहे थे, आपको ज्यादा रिलैक्स नजर आया। इसका मतलब कि कैप्टनसी का प्रेशर आपसे उतरा। बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस हैं, पेस बैटरी, हारिस रऊफ, इसलिए उनको ऑस्ट्रेलिया को घर कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया उनका घर है, हाउस ऑफ एमसीजी उनका है। पर्थ की थोड़ी सी विकेट की बात करें तो आपको पता है कि पर्थ विकेट जिधर मैच अब खेला जाता है, ऑक्टोपस स्टेडियम की बात करें ना, इंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर ड्रॉप इन विकेट ज्यादा यूज होती है। जो असली पर्थ था वो दुनिया की तीसरी विकेट थी, वो डिफरेंट था। वहां पर ये शायद पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट होती तो पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट ज्यादा जल्दी इनको पैकअप करता, शायद पाकिस्तान बैटिंग को भी थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की। ओपनर्स की बात करें, क्रिटिसिज्म मैंने कहा ना कि जितना उन पे होता रहा, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक पे, अब्दुल्ला शफीक टेक्स्ट बुक शॉट्स है जिस तरीके से वो शॉट्स खेलते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा, आप जीते हुए जरूर है,
आपको बैटिंग पे मेहनत करनी पड़ेगी। देखें, ये तो था ना कि लो स्कोरिंग गेम्स थे तो आपने थोड़ा सा विकेट को इंटैक्ट करके आपने मैचेस जीते हैं यहाँ पर, लेकिन जब आप बात करते हो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें, तो वहां पर आपको कम से कम 6 से 7 रन पर ओवर चलना पड़ता है आजकल जो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करता है। तो आप फिर भी उस चीज से बहुत दूर, आप अभी भी 3-4 रन पर ओवर को टच करें 10 ओवर तक मैं कह रहा हूँ, तो आपको उस चीज को चेंज करना पड़ेगा। बाकी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त रही, अल्लाह करे कि यही हम T20 के अंदर भी कैरी करें। अल्लाह करे अवैस। और अभी आप जो बात करें, मोहम्मद रिजवान बड़े लकी साबित हुए हैं, कहा जा सकता है पाकिस्तानी टीम के लिए। देखिए, रिजवान ने जिस तरीके से, चाहे वो पेशावर की टीम को, डोमेस्टिक की मैं बात करूं, यहाँ पर जो कायद आज़म ट्रॉफी वगैरह होती है, केपी को लीड किया है, मुल्तान सुल्तान को लीड किया। मैंने शायद आपकी शो में, बहुत से शोज में बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कप्तानी करना एक डिफरेंट चैप्टर है। याद रखें कि उसने खाली प्लेइंग 11 या पाकिस्तान को डील नहीं करना, उसने 3-4 चीजों को डील करना है। उसने बेसिकली पाकिस्तान मीडिया को भी डील करना है, उसने फैन प्रेशर को भी डील करना है, उसने पाकिस्तान के डग आउट को भी डील करना है जो मामला अंदर चलते हुए आए हैं। जितना मोहम्मद रिजवान के साथ काम किया है, या मोहम्मद रिजवान को मैं जानता हूं, याद रखिएगा, मैं आज भी स्टिल इस चीज को फील करता हूं कि आपने सीरीज बेशक जीती, अल्लाह करे आप T20 भी जीते, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तक जहां पर एक बड़ा इवेंट है, मोहम्मद रिजवान शायद इस चीज पे थोड़ा सा खामोश ही रहेंगे। वो बात जरूर करेंगे कि यार जो 15 रुकनी स्क्वाड होता है, मैं कैप्टन हूँ, कोच है, उसका काम बनता है कि उसके अंदर सेलेक्ट करना, कि मैं उसके अंदर अपनी थोड़ी सी इनपुट दूं, वो जरूरी होता है क्योंकि कप्तान ने लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, हम 23 करोड़ 24 करोड़ आवाम की बॉडी लैंग्वेज है, जहां उसकी बॉडी लैंग्वेज डाउन होगी, आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज डाउन हो जाएगी। तो इस चीज पे थोड़ा सा मैं फील करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से मुझे एक अच्छी चीज लगी थी कि चाहे वो आप पहले वनडे मैच में देखें, जब हम MCG पे खेल रहे थे, बेशक हम वो मैच हारे हुए थे, आखिरी ओवर की बात करो जब थोड़ा सा रन रह गए थे, लेकिन स्टिल वो प्लेयर से बात कर रहे थे, वो प्लेयर्स को जलप रख रहे थे, बात कर रहे थे, बिजी रख रहे थे कि यार ये चीज करो, यही कप्तान करता है, लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है। यही चीज आपको आगे जाके भी टूर्नामेंट्स में जरूरी होगी। लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छी अक्लमंदी भी ये की है कि आपने एटलीस्ट जिम्बाब्वे सीरीज में अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको आपने रेस्ट दिया, ताकि साउथ अफ्रीका सीरीज में जैसे हारिस रऊफ फ्रेश लेग्स के साथ वापस आए। लेकिन एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जब इतनी बड़ी सीरीज आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो एटलीस्ट 15-20 दिन पहले आपकी टीम को वहां पर होना चाहिए, ताकि आप 1-2 वार्म अप मैचेस खेलें, आपको इन कंडीशंस का बेहतर सूटेड अब आपको पता हो कि किस तरह की है। साउथ अफ्रीका टोटली डिफरेंट होगा ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका मुख्तलिफ होगा ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, अभी आप हारिस रऊफ की बात करें, जाहिर है उनको भी उनकी परफॉर्मेंस पे बड़े सवालात उठ रहे थे, बात कर रहे थे, हम आप सब यही कह रहे थे कि उनको फॉर्म में उनका वापस आना बड़ा ज़रूरी है। दो कि ही इज़ एन एसेट, हम इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। इवन बाबर की जब हम बात करते हैं, ये जो कम बैक होता है अवैस, चूँकि आप ख़ुद भी क्रिकेट खेलते हैं और खेलते रहे भी हैं, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो कम बैक एक प्लेयर बहुत टाइम के बाद करता है, आप फिर उसको लेकर कंसिस्टेंट होने के लिए उसको क्या एफर्ट्स करनी पड़ती हैं एज अ प्लेयर भी, और जो मैनेजमेंट है या टीम के ओवरऑल लोग हैं जो सारे एक प्लेयर को बैकअप करने की ज़रूरत होती है, उनका क्या रोल बनता है कि अब इनकी परफॉर्मेंसेस में जो कि एक बहुत बड़ा गैप आया है, यू नो दैट, उसमें कंसिस्टेंट रहें और उनको वो प्रेशर, वो सारी चीज़ें उनको फैसिलिटेट किया जाए जो माजी में नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ा है। देखिए अरमला, एक जो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान को ही हम लोग ज़्यादा बात करते हैं ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ज़्यादा देखते हैं। बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर एक मामला होता है जहां पर हम इनको सुपरस्टार बनाते हैं ना, तो हम शायद एक चीज़ भूल जाते हैं कि ये इंसान भी है, उसकी वो दिमाग से साइकोलॉजिकली हम उसको बुला देते हैं कि तू इंसान भी है, तो एक सुपरस्टार है। तुम्हारे जिंदगी में हंसना रोना वाले मामला हैं ही कोई, लाइक रोने वाले मामला नहीं, हंसने वाले मामला हैं कि बस तुमने एक पीक पकड़नी है। हारिस रऊफ की बात करूं, मैं खुद भी इस चीज़ पे क्रिटिसाइज करता था कि यार आई गेस हारिस रऊफ जब इंजरी से वापस आया, वो वापस वो चीज़ हारिस रऊफ आपको नज़र नहीं आ रहे, ये नहीं है। इसलिए कहते हैं ना वर्कलोड मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप प्लेयर को वर्कलोड मैनेज कैसे करते हैं उसका। आपने इतनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खिलाई है, चाहे शाहीन की बात करूं, चाहे हारिस रऊफ की बात करें, नसीम शाह की बात करें, हसनैन तो अभी वापस आपको पता है 1 साल के बाद आए हैं, कि उन लड़कों को गैप नहीं मिला। आपने बैक टू बैक मैचेस खिलाए हैं, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंटरनेशनल कैलेंडर जो काउंटी सीजन्स हैं, या आपकी लीग क्रिकेट है, बहुत ज़्यादा लड़के खेलते हुए हैं, उनकी बॉडी फटीग कैरी करती है। हमारे मसला यहाँ पर यह है पाकिस्तान में कि एक प्लेयर बेचारा डरता है बात करते हुए कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट के लिए मेरी बॉडी सस्टेन नहीं करती, मैं 4 डे क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं 1 डे T20 खेल सकता हूँ। वो डरता इसलिए कि यार मैंने बात की
तो कल कोई जो सीनियर्स बैठे हैं, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर करता धरता बैठे हैं, वो पता क्या कहेंगे कि यार ये तो हमें आंखें दिखा रहा है, इतना बड़ा प्लेयर हो गया कि हमें कह रहा है कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। प्लेयर बेचारा, उसको पता है मेरी बॉडी अंदर से क्या जवाब दे रही है। बेशक डॉक्टर्स जितना मर्जी कर लें, साइकोलॉजिकली जो भी चेक वगैरह जो कुछ भी कर लें, मुझे पता है कि मेरी बॉडी नहीं इजाजत देती। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है डिसीजन एक प्लेयर की। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे यहाँ पर एक तरीकाकार नहीं है। हारिस रऊफ, ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ही आपको याद है लाहौर कलंदर ने पिक किया था उनको, सारा जो ग्रूम करके ऑस्ट्रेलिया भेजा था। मुझे आज भी याद है मैक्सवेल को उन्होंने बैक टू बैक 3 मैचेस में आउट किया। मैक्सवेल कहते हैं जब वो पहली दफा मेरी टीम में आया था मेलबर्न स्टार्स में, तो मैंने यही बात की थी कि यार ये प्लेयर है कौन, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है। तो सबने कहा, जब कहते मैंने उसको देखा नेट्स के अंदर बॉलिंग करवाते हुए, तो ज्यादातर लड़के ना कर रहे थे कि हम इसके आगे खिलाफ बैटिंग नहीं करेंगे, इतना पेस क्विक था। तो आपको एक लड़के के ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। सबसे बड़ा जो हमारे इशू क्या होता है कि हमारे ड्रेसिंग रूम के अंदर चलेंगे तो लड़के वो ना जिन्होंने 5-5-6 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान के लिए, जब एक नया लड़का जाता है ड्रेसिंग रूम के अंदर, वो सबसे ज्यादा बेचारा शाय भी होता है, सबसे ज्यादा वो इनकॉन्फिडेंट भी होता है, क्योंकि इंटरनेशनल एक बहुत बड़ा एरिना होता है, किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, उसकी सबसे ज्यादा नजरें होती हैं अपने कप्तान पे, अपने कोच पे, और उसके बाद उसकी नजरें होती हैं शायद जिसको फॉलो करना, चाहे वो बाबर है, चाहे जो भी प्लेयर है। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरे पास चूंकि टाइम है। मैंने आपके इसी सवाल जवाब में से एक सवाल ढूंढा है, वो ये कि आपने कहा कि जो प्लेयर्स हैं उनको अगर वो कहते हैं कि जी हमने रेस्ट करना है तो उन पर क्रिटिसिज्म होता है, और मैनेजमेंट कहती है कि जी क्यों हमें ये प्लेयर आके। लेकिन अब उसमें एक फैक्टर ये भी है ना कि इन्हीं में से चंद प्लेयर्स कौमी टीम में खेलने की बजाय लीग्स खेलना प्रेफर करते हैं, और जब वो लीग्स खेलते हैं तो फिर कौमी टीम में नहीं खेलते, और उस पर मैनेजमेंट को एतराज़ होता है बार बार। तो ये इसमें कहीं ना कहीं प्लेयर्स का भी तो रोल है कि इनकी प्रेफरेंसेस भी बड़ी वेरी करती है। मैंने आपको कहा ना कि 2 चीजें यहाँ पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ तो इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक क्लॉज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जहां पर लिखा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान एलिजिबल होना चाहते हो खेलने के लिए तो आपको इतने इतने फर्स्ट क्लास मैचेस का जो भी ट्रॉफी आपकी जो प्रीमियम होती है वो खेलनी है साल के अंदर। उसको कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो आपके सामने है। जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हो, प्लेयर के साथ जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, जो अब सख्ती आप लोगों ने क्रिकेट बोर्ड ने की है, आपको उसके अंदर वाजे करना चाहिए कि इतने लीग्स खेलोगे, इससे ज्यादा हम खेलने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के तुम एसेट हो। हाल ही पाकिस्तान में नहीं, आपने देखा है पूरी दुनिया जो उनकी इस वक्त क्रिकेट बोर्ड चैलेंजिंग पोजीशन के अंदर है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स क्रिकेट सीरीज छोड़ के वो आईपीएल खेलने चले जाते हैं कि जी वो ज्यादा जरूरी, क्योंकि उसमें बेनिफिट है। फिर लीग्स ने इतना ज्यादा ब्लैकमेलिंग स्टार्ट की हुई है कि वो आईपीएल की चले बात करें, वो जो प्लेयर जिस कंट्री से खेलने आता है उस क्रिकेट बोर्ड को कुछ ना कुछ शेयर बीच में दिया जाता है, तो फिर क्रिकेट बोर्ड भी चुप हो जाते हैं इस चीज पे। मैंने इसलिए थोड़ा सा शायद डाइवर्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा था कि जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आखिरी टाइम तक रिजिड रहना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड के साथ आपको लाइजॉनिंग करनी पड़ेगी। देखें, इंडिया वाला मामला अपनी जगह है, जो क्रिकेट बोर्ड से दूसरे जिन्होंने बेशक यहाँ पर आके खेल भी लिया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकडोर के ऊपर ब्लैकमेलिंग है, बहुत से मामला चल रहे होते हैं जो ऑब्वियसली क्रिकेट बोर्ड को बेहतर भी पता होगा जो पोजीशन में बैठे हैं। आपको लाइजॉनिंग बड़ी करीब रखनी पड़ेगी उनके साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड अपनाया है कि जी हम फिर बायकॉट करेंगे तो फिर हम प्रॉपर करेंगे, इसको एंड तक परसू करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े इवेंट की अगर हम मेज़बानी कर रहे हैं तो इंडिया जैसी टीम के ना आने से इस सारी जो बात को खटाई में पड़ने नहीं दिया जा सकता कि हमारा इतना बड़ा इवेंट है जो हमें होस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो स्टैंड हमेशा रिजिड हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, जर्नलिस्ट। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आपको पता है सीरीज़ हुई, उसमें पाकिस्तान ने 22 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर हराया। इस वाले से हम बात करते, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अमेरिकन इलेक्शन से पहले हमने बड़ी डिस्कशंस की, बड़ी बातें हुई। इनफैक्ट अमेरिकन इलेक्शन वाले दिन भी जब पोलिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी क्या सूरत हाल होगी, और हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का भी बार बार जिक्र कर रहे थे कि जी उनकी सपोर्ट भी रही है और सारे हालात वाक़यात के हवाले से। आप पोस्ट इलेक्शन सूरत हाल की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, आपको पता है प्रेसिडेंट मुंतखब
मुंतखब हो गए हैं। जनवरी को वो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट के ओहदे का हल्फ उठाएंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक जी उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ ओहदों के जो इंटरव्यूज़ है उसका सिलसिला भी जारी है। और इस पर भी साथ साथ जो पाकिस्तानी निज़ाद वहाँ पे रिपब्लिकन हैं साजिद तारड़ ने इस बात पे जोर दिया है कि ट्रंप की काबीना अमेरिका में करप्शन के खात्मे के लिए काम करेगी। लेकिन जहाँ पर हम पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की बात करें और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करें कि जी जो अमेरिकन सूरत हाल है या अमेरिका के हालात व वाक़यात हैं उनके दोबारा से प्रेसिडेंट बनने के बाद कैसे होंगे, दो कि उनको बड़ी सपोर्ट हासिल रही है। सो हमारे साथ इस वक्त तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। इलेक्शंस को लेकर बड़ी गहरी नज़र भी उन्होंने रखी हुई थी और हम मुख्तलिफ उनके तज्ज़िये भी सुनते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी सर, प्लेयर हैविंग बीइंग ऑन द शो टुडे। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब प्री इलेक्शन जो कैंपेन थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसके हवाले से तो हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी जिसमें उन्होंने चाहे वो अमेरिका की मईशत हो या दीगर मामलात हो उसको बड़ा फोकस में रखा है। लेकिन अब जो पोस्ट इलेक्शन एक सिनेरियो है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, सिंस यू आर इन अमेरिका, आपको आइडिया होगा कि क्या सूरत हाल है और आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है इन इलेक्शंस को। देखिए, काफ़ी सारी जो आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 30 to 40 ईयर्स ये पहले प्रेसिडेंट हुए हैं, जबकि 2016 में भी ये प्रेसिडेंट हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो वो एक चीज़ मुख्तलिफ कर रहे हैं, वो इतनी तेज़ी से अपनी कैबिनेट बनाने के सोच रहे हैं। काफ़ी सारे वो इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने ऑलरेडी जो अपने चीफ ऑफ स्टाफ सूजी को पिक कर भी लिया है और सुनने में यही आ रहा है कि इलान मस्क को भी कोई ना कोई बड़ा ओहदा देने के बारे में वो सोच रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में अगले 2-3 दिनों में ना काफ़ी चीज़ें वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी कि कौन कौन आदमी जो है उनकी कैबिनेट में आ रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर नॉट ओनली फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप बट आल्सो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के किस तरीके से इतनी जल्दी कैबिनेट जो है ना वो अपनी पिक कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हिस्ट्री शोज़ कि इट टेक्स एनी प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट 100 days टू कंप्लीट देयर कैबिनेट, जबकि ट्रंप ने अभी ओथ भी नहीं लिया और अपनी वो मुहिम शुरू कर दिया है। सो ही मीन्स बिजनेस राइट नाउ, ही रियली वांट्स टू मेक ए डिफरेंस। जिस तरीके से वो अपनी कैंपेन करते रहे हैं कि हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाहते हैं, एंड आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू द राइट डायरेक्शन। फर्स्ट स्टेप टू द राइट डायरेक्शन। अच्छा, जाहिर है आपने खुद भी अभी तनवीर साहब अपने जवाब में कहा कि उनकी प्रायोरिटीज़ इस बार कंपैरेटिवली मुख्तलिफ हैं और जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और अपनी कैबिनेट की तश्कील कर रहे हैं, ज़ाहिर है सारी एक एज ए टीम वर्क ही अमेरिका के मुख्तलिफ मसाइल की बात की जाए तो ज़ाहिर है जो उनका वोट बैंक था या वोटर्स का जो सेंटिमेंट था टुवर्ड्स हिम, आप क्या समझते हैं क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनकी प्रेफरेंसेस में अभी हैं जो अमेरिका को रिलेटेड वो उस पर फोकस रखे हुए हैं और उसका उनकी प्रायोरिटी होगी कि फ़ौरन वो इन चीज़ों को हाईलाइट भी करें, इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करें? I'm sorry, थोड़ा सा कट गया था, दोबारा क्वेश्चन पूछिए। जी, मैं तनवीर साहब ये पूछ रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटीज़ में होंगे, सिंस यू आर वर्किंग रियली हार्ड। आपने कहा कि भाई वो फॉरेन इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, 100 days जहाँ पे लोग लेते हैं वहाँ पे उनके इंटरव्यूज़ और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करना शुरू कर दिया है टेक ओवर। सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो उनकी प्रायोरिटी का हिस्सा होंगे? So there are 3 main issues that he has in order for him to make America great is so in order पे अगर मैं चलूँ तो सबसे पहले उनका इशू है जो अमेरिकन इकानमी को लेके कैसे बेहतर बनाया जाए। दूसरा उनका ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में आए हुए हैं उनको किस तरीके से या तो लीगलाइज किया जाए या उनको डिपोर्ट किया जाए ताकि जो अमेरिका में क्राइम रेट काफ़ी बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। और द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन माय पर्सनल व्यू इज़ कि ना वर्ल्ड में पीस किस तरीके से लाया जा सके, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया था कि जो he does not want to have any war in the world, he wants to have little peace anywhere। तो इस वक्त भी जो उनकी मुहिम चली है उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि वो ये जंगें बंद करवाएंगे, वो एक पुरअमन प्रेसिडेंट है, पुरअमन चाहते हैं ताकि दुनिया जो है ना अपनी एक लाइफ को अच्छे तरीके से गुजार सके।
ठीक है, 3 प्रायोरिटीज हैं बेसिकली उनकी। ठीक है। अच्छा तमीर साहब, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी भी बड़ी सपोर्ट रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर जो अमेरिकन इलेक्शन के हैं, चूँकि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के। मैं चाहूँगी कि आप भी बताएं कि हम जो पाकिस्तानीज़ ने सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को भी, रीज़न्स क्या हुई, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ उनकी पॉलिसीज़ अगेंस्ट भी रही हैं माजी के अंदर। देखिए उनकी जो पॉलिसीज जो है ना वो अगेंस्ट जरूर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चीज़ हुई है वो यही है कि डेमोक्रेट्स जो थे वो वर्ल्ड के एक पीस को लेकर डिफरेंट चल रहे थे। उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो डिफरेंट थी। पाकिस्तान को लेके भी डेमोक्रेट्स की कोई फॉरेन पॉलिसीज थोड़ी सी डिफरेंट रही हैं, जबकि ट्रम्प का मानना ये है कि हमें दुनिया में पीस लेके आना चाहिए। उनकी फॉरेन पॉलिसीज पाकिस्तान को लेके शायद थोड़ी बेहतर भी हो सकती हैं, जबकि वो जब 4 साल पहले रहे थे तो पूरी दुनिया ने देखा कि उस वक्त ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऐसे आए थे कि तकरीबन 40 साल के बाद कि जिनके दौरे हुकूमत में कोई जंग नहीं लगी थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने जंगें ख़त्म की थी। तो उनकी एक पॉलिसी जो है ना फॉरेन पॉलिसी कम्प्लीटली बिजनेस को लेके है। अगर दुनिया में बिजनेस अच्छा होगा तो अमेरिकन इकानमी थ्राइव ज़्यादा करेगी, एंड दैट्स व्हाट ही इज़ लुकिंग फॉर। ठीक हो गया। अच्छा अब बात यह कि आपने पाकिस्तानीज़ के हवाले से या मुस्लिम कंट्रीज़ के हवाले से भी बात की, और पाकिस्तान के अंदर ये एक परसेप्शन बिल्ड हुआ था जी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान के हालात वाक़यात बदल जाएंगे, तहरीक इंसाफ के जो बानी है वो छूट जाएंगे और जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो हमारे हक़ में हो जाएंगी, और आते ही वो इतना ज़्यादा प्रेशर एक बिल्ड करेंगे कि जो तहरीक इंसाफ के बानी है उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये जो परसेप्शन टाइमली बिल्ड किया गया और इतनी इस पे बात हुई, न्यूज़ चैनल्स हों हर जगह, मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस इशू को भी एड्रेस करें। देखिए अगर हम हिस्ट्री देखें पिछले 2-2.5 सालों में ना, तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेके इश्यूज चलते रहे हैं वो यही है कि जी कभी वो 50-60 लोगों के सिग्नेचर करवा रहे हैं, कभी कोई कंग्रेशनल हेयरिंग हो रही है, फिर दोबारा जो है ना कुछ रैलीज हो रही हैं, कुछ कार रैलीज हो रही हैं। जब प्राइम मिनिस्टर इधर आए हैं उस वक्त कुछ रैलीज इन्होंने मुनक्किद की हैं। तो देखिए इस चीज़ों का कुछ आज तक ना कोई फ़ायदा हुआ है ना कोई आगे कोई फ़ायदा होगा। रही बात जिस तरीके से कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को लेके, तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट इसलिए बने हैं कि वो पाकिस्तान में आके कुछ तहरीक इंसाफ के लिए कुछ कर सकें। अगर हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो उसके लिए हमें अपनी एक एनवायरनमेंट जो है इतनी टॉक्सिक हो चुकी है, इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करना है, जो पोलराइजेशन है उसको कैसे ख़त्म करना है, अपने यूथ को उनके कैरियर बिल्डिंग की तरफ कैसे लेके जाना है। तो इन चीज़ों को लेके हमने खुद काम करना है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने करना है आके। तो हमारा जो फोकस इस वक्त होना चाहिए वो यही है कि किस तरीके से जो बाहर की सूरत हाल है उसको किस तरीके से डिटॉक्सिफाई किया जाए। जो अगर हम यूथ को लेके कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं, जैसा कि मैंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया हुआ है पिछले 6 महीने से, ब्लॉगर्स को लेके जो है ना वो एक गवर्नर हाउस में हमने इनिशिएटिव रखे हुए हैं, ताकि हम उसको लेके ना एक यूथ को एक अच्छा मैसेज दे सके कि दिस इज़ द टाइम फॉर देम टू फोकस ऑन देयर करियर। ये 3-4 साल हर बच्चे की लाइफ में बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर यही उन्होंने इस माहौल में गुजार दिए, मायूसी में गुजार दिए, और उनको कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसी रीबिल्ड कोई करने वाला नहीं है, तो दिस इज़ द रीज़न आई इनिशिएटेड इट, एंड आई होप कि कुछ लोग और भी इस चीज़ को इनिशिएटिव ले सकें, ताकि जो एक माहौल टॉक्सिक बन चुका है उसको किस तरीके से हम डिटॉक्सिफाई करें और मुल्क को लेके आगे चलें। अच्छा भी आपने जिस तरह से कहा कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हों या आप उनको टारगेट कर रहे हैं कि भाई उनके लिए एक पॉजिटिविटी या उस तरह का मैसेज होना, और ये आपने जो सीरीज़ का आगाज़ किया ये आपने मुख्तलिफ गवर्नर हाउसेस में किया है, चाहे वो पंजाब हो, KPK हो, और इन एक्टिविटीज़ से आपको क्या लगा? चूँकि ज़ाहिर है आपने इंटरेक्ट भी किया इन इन्फ्लुएंसर्स से या यंग जनरेशन से, इनके माइंडसेट में एज फार एज आई थिंक कि एक मायूसी बहुत ज़्यादा है। दे वॉन्ट टू लीव द कंट्री, उनको इससे होप्स नहीं है, वो यहाँ से जाना चाहते हैं, एक्सेल करना है तो वो बाहर जाना चाहते हैं। तो वो जो होपलेसनेस का एक पॉइंट मौजूद है, उसमें आपने क्या ऑब्जर्वेशन आपकी भी रही है कि क्यों इतना ज़्यादा है?
देखिए जो देखा देखी जो है ना वो होता है कि जी पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, हमें बाहर जाएंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो मेरा सबसे कहना यही था कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं। जैसा कि अगर आप कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान है, अब जो भी देखेंगे उसको, तो उसने हमेशा ना कोई अपॉर्चुनिटी खुद के लिए भी क्रिएट की है और दूसरों के लिए भी क्रिएट की है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सबसे मसला यही है बड़ा कि जी बच्चा रात को ख्वाब देखता है, 12 बज जाते हैं और ये सोचता है कि जी मैं अमीर क्यों नहीं हुआ। तो ये जब तक परसेप्शन हमारा बच्चों का ये रहेगा कि हमने कुछ एफर्ट करना है, जो कि हमारी जो पुरानी मिसालें हैं कि जी कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। भाई हमारे पास कुछ खोने के लिए तो है ही नहीं है, तो पाएंगे कैसे? तो अगर कुछ पाना है तो हमें कोई ना कोई एफर्ट तो करने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे जो है ना वो एफर्ट करने से घबराते हैं। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट रही है जो ब्लॉगर्स को लेके जो एक मैसेज उनको दिया मैंने हमेशा ही और आगे भी देता रहूंगा इंशाल्लाह कि एफर्ट करें। हमें कोई ना कोई छोटे से छोटा भी अगर एफर्ट करेंगे दैट लीड्स टू अ बिगर विक्ट्री फॉर अस। और अगर हम कामयाब होंगे तो पाकिस्तान कामयाब होगा, और अगर हमने ही मायूस हो जाना है, हमने ही एक नाकामी की तरफ चलते रहना, तो हम पाकिस्तान को कामयाब कैसे करें? तो मेरा एक बड़ा क्लियर और एक छोटा सा मैसेज यही है कि आप एफर्ट करें, आप कामयाब हैं तो पाकिस्तान कामयाब है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया जी। तनवीर अहमद ओवरसीज पाकिस्तानी और साथ साथ अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से जी, उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के हालात और वाक़यात में कोई इतना जो कह लें ज़बरदस्त किस्म का चेंज नहीं आएगा। और ज़ाहिर है उनकी प्रायोरिटीज़ अमेरिका रिलेटेड होंगी और वो हैं भी, जो उनके प्री इलेक्शन हमने स्पीचेज़ या कैंपेन्स देखी हैं और पोस्ट इलेक्शन जो सूरत हाल है उस पर हमने तज्जिया लिया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करते हैं, लेकिन आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो स्मॉग का है, जिससे हम अपने प्रोग्राम की काफ़ी दिनों से ओपनिंग कर भी रहे हैं। और आज तो बल्कि इनफैक्ट हमारे पास क्रिकेट की बहुत अच्छी खबर थी सुबह आपके साथ शेयर करने के लिए जी। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर बात करना बार बार ज़रूरी है। और तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त उनका किरदार अपोजिशन के तौर पर है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात और हालात और वाक़यात हैं तहरीक इंसाफ के इंटरनली भी और वैसे भी। सवाबी में जी जलसा हुआ है तहरीक इंसाफ का, और पीटीआई को जो कह ले एक उस सारे जलसे के हवाले से भी मैं ज़रूर कमेंट लूँगी जी कि उनके नज़दीक किस हद तक कामयाब जलसा था। और उसके साथ साथ आपको पता है अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा ख़बरों में रहते हैं और वो ख़बरें किस तरह से बनती हैं और उनके बयानात किस तरह से आते हैं। उन्होंने कहा जी कि घर बैठकर तनकीद करने वालों को तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं समझता, उनकी नाराज़गी भाड़ में जाए, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है। हुमायूं मेहमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच हुमायूं साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु या का नस्ताइन। सुबह बखैर जी, मैं बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। थैंक यू वेरी मच जी, आपने वक्त दिया। तहरीक इंसाफ के सबसे पहले तो सवाबी जलसे के हवाले से मैं बात करूँगी, कैसा रहा जी जलसा? ये सवाबी में जो वो जलसा हुआ है, जो सवाबी जलसे की आप बात करें, नहीं देखिए जलसे के लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हमेशा बहुत बड़ा होता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहने वाले बहुत हैं, ठीक है ना, और उनको पसंद करने वाले, इमरान खान को पसंद करने वाले, ही इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान को तो छोड़ दें, दुनिया में सबसे जो फॉलोड लीडर है उनमें से इमरान खान एक है, ठीक है। तो उस लिहाज से तो इसके डेफिनेटली जलसे बहुत बड़े होते हैं, और मेरे ख्याल में बाकी सारी पार्टियां अगर मिल के जलसा करें तो शायद इससे छोटा कर, तो उस लिहाज से तो कोई नहीं है ये। अब सवाल ये हो जाता है इसका आउटकम। आपने जब जलसे की कामयाबी देखनी होती है, एक तो उसकी अटेंडेंस से ज्यादा उसका आउटकम देखना होता है क्या है। इसका आउटकम इंशाल्लाह ताला देखें तब पता चलेगा जब उसके अंदर एक लाए अमल बताया जाएगा कि हम ये करेंगे, और उसके बाद जो होता है हमने देखा है कि इन सब जितनी स्ट्रांगली देखिए, जब
जब गवर्नमेंट आपको कहती है ना कि इनके लोग कम निकले हैं और जब इनके जो है वो इतने नहीं थे और बहुत कम लोग थे, तो वो एक न्यूटन लॉ है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब आप गवर्नमेंट का रिएक्शन देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्शन कितना स्ट्रांग था। इट इज नॉट अबाउट कितने लोग आए, इट इज अबाउट हाउ स्ट्रांग वाज द एक्शन परसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। चाहे अगर 10 बंदे में निकल रहे और उनका इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि इन लोगों ने ये बुरहान के पास खंदकें खोद दी, इन्होंने कोई 50 कंटेनर उधर लगाए इन 2 या 3 रोज के अंदर, इन्होंने यहाँ पे चक्री के पास कंटेनर लगाए, इन्होंने कलर का हार के पास कंटेनर लगाए, इन्होंने रवात के पास कंटेनर लगाए, मरी के पास कंटेनर लगाए, दरमियान में हर जगह पे कंटेनर। दिस शोज के हाउ स्ट्रांग वाज द एक्शन परसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। सो मेरे लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इम्पैक्ट है इनके ऊपर, उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है और ये काफी डरे हुए हैं इस वजह से, उस एक शख्स के खौफ की वजह से। और ये अल्लाह ताला ने इनके दिलों में उस शख्स का खौफ डाला हुआ है, ना मैं डाल सकता हूँ ना आप डाल सकते। वैसे भी जो लोग एक जालिम होते हैं वो बुज़दिल होते हैं, तो ये लोग जालिम भी हैं बुज़दिल भी हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए, उस खौफ की वजह से इस बंदे के लिए इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सारे लॉज बदले, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन उस आदमी को बीच में से निकालने के लिए बदला, इन्होंने अपने जो जुडिशरी है उसकी जो फॉर्मेट है वो पूरा बदला उस आदमी को निकालने के लिए। उस एक आदमी को निकालने के लिए इन्होंने 3 बेहतरीन जजेस को, बीच में से एक जज जिसको अभी चीफ जस्टिस बनाया उसके 6 साल थे, उसको 6 साल कम करके 3 साल कर दिए। 2 बेहतरीन जज जो बहुत ही अच्छे थे, उनमें से एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह, तो पाकिस्तान का वाहिद इंटरनेशनल जूरिस्ट है, उसको निकाल दिया। उसके अलावा इन्होंने जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डाला है, आप उनमें से किसी एक जज का बायोडाटा पढ़ ले और उसके बाद फिर जो 3 जजेस, जिनमें से 2 जजेस जिनको इन्होंने निकाला है अपने उससे, उनके बायोडाटा पढ़ ले। फिर उन लोगों की आप वो देखेंगे किस किस्म के वो जजमेंट लिखते हैं, और जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उनकी जजमेंट्स देख ले वो किस तरह लिखते हैं। ठीक है। तो अच्छा, इस लिहाज से ये मैं इस आपकी बात पे आने से पहले, चूंकि आप जलसे का जिक्र कर रहे हैं और मैंने इस हवाले से अगला सवाल भी यही करना है कि जब हम तहरीक इंसाफ के इस वक्त मौजूदा सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा हैं जो बड़े वोकल हैं और बहुत खुलकर बात कर रहे हैं कि जी अब हम अगर जलसों पे या एहतजाजी सियासत को हम उस पर रुख कर रहे हैं, तो हमने अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। इस पर अली अमीन गंडापुर जैसे से आपके पार्टी के रहनुमा बार बार कह चुके हैं जी अब तो हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, और उन्होंने अक्सर जगहों पे खिताब करते हुए भी कहा है। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ का ये जो एक डू एंड डाई वाला फार्मूला है कि जी ये हमने करना है, हर हाल में कर रहा है, और अगर हम एहतजाजी सियासत इख्तियार करेंगे तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब ये भी कह रहे हैं कि जी पार्टी के अंदर जो घर बैठकर तनकीद कर रहे हैं, मैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, मेरी तरफ से वो भाड़ में जाएं, तो ये तो फिर टॉप टियर लीडरशिप का आपस में कोऑर्डिनेशन और एक चीज उसका लैक नजर आ रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर। डू यू एग्री विद दैट? देखिए जी, आई एग्री एंड आई डिसएग्री। क्या हमारे ये जो 2nd टियर या 3rd टियर लीडरशिप के अंदर कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं? हाँ है, वो हर एक जगह पे होती हैं। जब घर का सबसे बड़ा ना हो तो उसके नीचे जो पैरेलल लेवल पे या एक ही लेवल के जो लोग होते हैं उनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, वो हर जगह होता है। ये हमने आपने देखा होगा कि इवन मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जो फर्स्ट ईयर लीडरशिप थी, जो उनके साथ शुरू से रही थी, उनके दरमियान में भी खास डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते थे। तो ये चीजें होती रहती हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं है। क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान का जो कनेक्ट है वो अवाम के साथ डायरेक्ट है। उसमें हम 2nd ईयर लीडरशिप का उसमें
इतना रोल नहीं है। वी आर नॉट देयर टू कनेक्ट द अवाम विद इमरान खान। एक्चुअली अवाम और इमरान खान एक जैसे हैं, और लेकिन वो जब हुमायूं किसी साहब, कतई कलामी की माजरत खा हूँ, लेकिन बात यह है कि इस वक्त आप जिनकी जिक्र कर रहे हैं वो जेल के अंदर हैं, और इस वक्त आप जैसे रहनुमा या दीगर लोग वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो एक कनेक्शन के तौर पे, क्योंकि जाहिर है जो बात आप पब्लिक को आके बताएंगे वही उनको समझ आएगी कि ये शायद इमरान खान का पर्सपेक्टिव है, सॉरी, या इमरान खान ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर आपस में ही बातों में या चीज़ों में इख्तलाफात है तो आवाम के अंदर भी तो आप सोचें ना कितनी अनसर्टेनिटी किसी पॉइंट पे आ सकती है, यू नेवर नो। आई टोटली एग्री विद दिस थिंग जी, वहाँ पे हम मतलब इवन लीडरशिप को बाज़ दफ़ा 2 या 3 मुख्तलिफ वर्जन्स आ रही होती हैं। अब इस चीज़ को मेरे लिहाज से ये जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रही है, और इमरान खान और उसके अवाम के दरमियान में एक बैरियर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मेरा ये ख्याल है, देखिए मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, एक फेथ के साथ मैं बिलीव करता हूँ, और उस फेथ में मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला कोई जरिया निकालेगा इमरान खान के लिए कि जिससे इमरान खान को फायदा होगा, और इमरान खान विल कम आउट। द डे इमरान खान बाहर निकलते हैं जेल से, वो दिन इन लोगों के लिए आखिरी दिन होगा हुकूमत का। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अपने पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करे थे, और उनके मुताबिक इख्तलाफात हैं वो हर जगह पर होते हैं, लेकिन उनके मुताबिक जब बानी पेटे या बाहर आएंगे तभी मामलात बेहतर होंगे। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। आज आपने हमारा जो टाइटल देखा ना, ग्रीन स्क्रीन, बहुत दिनों के बाद हमने चलाया है टाइटल, क्योंकि आज हम बहुत दिनों के बाद ग्रीन स्क्रीन वाला कोई सेगमेंट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बड़े ही ज़बरदस्त शौकीन जो प्लांट्स के या कैक्टस के शौकीन जो स्टूडेंट मौजूद हैं, NCA के हैं जी। साद गुरेजा इनका नाम है। इनको कैक्टस जमा करने का शौक़ है, और ये जो मेरी आप टेबल या डेस्क के ऊपर देख रहे हैं, ये 3 बहुत ज़बरदस्त कैक्टस है, और इनकी कुछ डिफरेंट और यूनिक चीज़ मुझे ऑफर पता चली है, लेकिन मैं चाहूँगी कि साथ से जाने। और ये जो आप साथ के आगे टेबल देख रहे हैं, आप इस पे वैरायटी देख सकते हैं कि कितने सारे कैक्टस पड़े हुए हैं, और इवन साथ को हमारे सेट पे मौजूद एक प्लांट का बायोलॉजिकल नेम पता था, और उसके हवाले से बताया था। मैंने कहा हमें नहीं पता भाई, आप बता रहे हैं हमें। साथ वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। साथ ये इतना शौक होना, वो भी कैक्टस का, कैसे और क्यों? बस पौधों का जनरली बहुत शौक है मुझे बचपन से, शुरू से। ये बेसिकली जो कैक्टस होते हैं वो सक्यूलेंट की वैरायटीज़ होती हैं। तो मुझे सक्यूलेंट का बहुत शौक है, जिसमें आपके स्नेक प्लांट्स आते हैं, जो बड़ी वैरायटीज़ होती है सेंसिवेरियाज की, वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो मुझे जनरली सक्यूलेंट्स कलेक्ट करना, ये कैक्टसेस को कलेक्ट करना बहुत शौक है इन चीज़ों का। ये जो आपके आगे 3 जो पौधे बड़े हैं, इसको ग्राफ्टेड कैक्टस कहते हैं। ग्राफ्टेड? जी। जैसे हमारे में अल्बाइनोज नहीं होते लोग, ठीक है, वैसे ही इनका होता है। इनके अंदर वो चीज़ होती है, जैसे ग्रीन पिगमेंट होता है, वो इनके अंदर नहीं होती। तो ये एक्चुअली वैसे सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इसलिए इसको ग्राफ्ट किया जाता है किसी और कैक्टस के ऊपर, तो ये उसे सर्वाइव करते हैं। लवली। तो साथ ही कब से शौक है आपको? बचपन से शौक है। बचपन से शौक है, कैक्टसेस का नहीं, लेकिन प्लांट्स का ऑल ओवर जनरल। एंड यू आर फेमिलियर विद ईच एंड एवरीथिंग जो आपको लगता है कि आपके ये प्लांट, तो आपके घर पे तो बहुत सारे प्लांट्स, हाउस प्लांट्स मेरे कमरे में कोई 10-15 है, ऐसे ही बाहर है, तो टोटल कोई 50, 60, 70, 80 कभी काउंट ही नहीं किया। वाह, बहुत ज़्यादा। तो साथ आपने अब जो आप एजुकेशन कर रहे हो, आपने इसके साथ साथ अपने शौक को परस्यू करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भी प्रॉपर केयर, अटेंशन और चीज़ें मांगते हैं। बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि मेरा सिर्फ इनका कैक्टसेस का शौक नहीं है, एक्वेरियम्स का है, एनिमल्स का है। तो वो एक बहुत ना, मतलब वो साथ मेरी फिल्म मेकिंग की डिग्री भी चल रही है, तो उसको साथ लेकर चलना, अपने शौक को सबको साथ लेकर चलना, और एक हॉबी को जिसको आपने पैशन बनाया हुआ है, जिसको आपने पूरा एक डिग्री की आप पूरी उसको सीरियसली ले रहे हैं आप, और इनको साथ साथ तो बस चल रहा है। तो साथ मुझे ये बताएं कि इतनी सारी वैरायटी है, ये छोटे छोटे पॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं, दे वेरी क्यूट, लेकिन क्या ये ग्रो भी उस साइज से करते हैं या नहीं? इनका साइज इतना ही रहता है या नहीं? इसमें कैक्टसेस की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, तो वो ऐसा ऐसा ग्रो करती है, जिसमें अगर आप अपने आगे देख रही होगी तो इनके अंदर छोटे छोटे आपको पप्स नज़र आ रहे होंगे ऊपर, तो वो पप्स हैं इनके, जो बेबीज़ हैं, जिसको आप अलग करके वो कर सकते हैं, तो ये अलग ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, वो एक अलग प्लांट बन जाएगा। तो ये कैक्टस की एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है कि वो अपने साथ बेबीज़ ऐसे प्रोवाइड करता रहता है नए नए। तो जिनकी बात रही बढ़ने की, जैसे ये सेंसिवेरिया की मैंने बात की, इसमें ये ड्वार्फ वैरायटी है,
एक इसमें जैसे बड़ी वाली वैरायटी होती है वो फिर ग्रो करते हैं। ठीक ये है। टेबल में रखने के लिए तो इनके साइजेस थोड़े से ग्रो और करेंगे, इतने ज़्यादा ग्रो नहीं करते। अच्छा साहब, वैसे नॉर्मली हमारे यहाँ हमारे घरों में जो माली भाई आते हैं उन सबको पता होता है जी कि प्लांट्स की क्या है, लेकिन इसको एक प्रॉपर एजुकेशन के तौर पे समझना, अंडरस्टैंडिंग होना, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें हैं उनको करना बहुत कम लोगों को इंटरेस्ट होता है। और हमारे यहाँ पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस इंटरेस्ट के साथ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। हाँ, आम रूटीन का शौक होता है जी के गार्डन के अंदर प्लांट्स लगाने, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसको समझना, ये बड़ा कम है। देखिए माली जो होता है ना वो उनको एक्सपीरियंस होता है, पर नॉलेज कम होने की वजह से उनको पौधों के सही तरीके से नाम नहीं आते। मतलब जैसे हम बाहर की नर्सरीज में देखता हूँ वीडियोस वगैरह में, तो उनका सारा बायोटिकल नेम साथ लिखा होता है ताकि लोगों को भी पता चले। हमारे यहाँ पर वही जैसे मनी प्लांट है एक, अच्छा आपको पता होगा, अब उसकी मनी प्लांट की कोई 5 से 10 वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल है। अब वही उसको एक फिलरडेंड्रोन आती है, आपको शायद पता हो, अब उसको भी मनी प्लांट कहा जाता है। पर वो देखें ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अब वो एक फिलरडेंड्रोन की वैरायटी है, वो डिफरेंट वैरायटीज़ है। और माली वगैरह भी वो कह देते हैं कि मनी प्लांट है ले जाए, उनको एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो 10, 15, 20 साल से ये पौधों का काम करे, तो उनको पता है कि पौधों को चलाना कैसे है। लेकिन नेम्स की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो बस मैं चाहता हूँ कि नर्सरीज वगैरह और अच्छी बने जैसे बाहर बनती है, प्रॉपर नेम्स के साथ, प्रॉपर हिसाब के साथ। तो नहीं अच्छा, है सर आपने भी बताया आपको एक्वेरियम्स का भी शौक है, और हमने देखा है कि नॉर्मली लोगों को जब शौक होता है तो एक्वेरियम के अंदर प्लांट्स का होना, वो जैसे अभी हम ऑफ में भी बात कर रहे थे कि प्रॉपर इकोसिस्टम होता है, सो वो भी अवेयरनेस होना, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना एक्वेरियम के अंदर, दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये बस पाकिस्तान में नहीं है, बाकी इन इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक्वास्केपर्स एक पूरी एक जॉब समझी जाती है, जिसमें लोग आपको क्या होता है तैयार करके देते हैं एक्वेरियम्स, जिसमें एक पूरा सर्कल चलता है, उसके अंदर CO2 का सिस्टम लगता है और प्लांट्स लगती है, डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स लगते हैं, आपको वुड लगती है और स्टोन्स लगती है, ड्रिफ्ट वुड्स, प्रॉपर एक सेटअप बनता है उसका 2 फीट का, 3 फीट का, 4 फीट का। पाकिस्तान में वो बस इंपोर्ट ही बहुत कम आती है, तो वो एक्वास्केप वाली चीज़ है ना, इनके वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं पूरे एक्वास्केपर्स के, टेरेरियम्स के प्रॉपर, तो लोग जीतते हैं उसमें, प्रॉपर वो सेटअप बनाते हैं, उसके अंदर वो एक सर्कल चलता है, प्लांट्स अपने क्या होता है ऑक्सीजन रिलीज करती है, उनको CO2 का सिस्टम मिलता है, वो एक पूरा एक सर्कल चलता है, लाइफ साइकिल चलती है, इसमें आप फिश रखती है, श्रिम्प्स रखती है, स्नेल्स रखती है, डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ चलती है। वो पूरा जैसे एक आप जो एक छोटी नदी का एक जो एक लुक होता है वो आप एक्वेरियम के अंदर दे रहे हैं। वाओ, इंटरेस्टिंग। अच्छा साथ हमारे यहाँ हम हमेशा से बात करते हैं विद क्लाइमेट चेंज, हमें प्लांटेशन करनी है, हम शजरकारी की प्रॉपर कैंपेन्स करते हैं, बट जितने इन्वायरमेंटलिस्ट आते हैं हमारे पास या हमारे माहौलियात आते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें अपने लोकल प्लांट्स को ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हम प्लांटेशन के नाम पे बहुत सारे प्लांट्स लगा तो रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस से लेकर उनका आपकी इन्वायरमेंट के साथ सूटेबल होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डू यू एग्री विद दैट? जी, मुझे लगता है कि पौधे और इंसान को लगाने चाहिए जितने लाहौर की ज़रूरत है। जैसे स्मोक इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है ग्रीन जो है ना एक बड़ा एक इम्पैक्ट लाती है, तो वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना कम है। तो मैं जितना मैं कर सकता हूँ मेरे अपने कमरे में, अपने बाहर, मैंने बहुत पौधे लगाए हुए हैं, तो मैं तो उसको अपनी तरफ से फुलफिल कर रहा हूँ, बाकी लोगों का काम है। अच्छा, लोग प्लांट्स लगा लेते हैं, उनको पता नहीं होता इसका ख्याल कैसे रखना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। कैक्टस में तो आई गेस पानी स्टोर होता है, सो इसकी देखभाल शायद उतनी मुश्किल नहीं है जितने आप इंडोर प्लांट्स या आउटडोर प्लांट्स लगाते हैं। तो ये आप अवेयरनेस के लिए क्या सोचते हैं कि जी लोगों को पता होना चाहिए कि एक पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है? इट्स मतलब ये एक जीती जागती चीज़ है। बड़ी बेसिकली इसकी बहुत स्टेटमेंट है। जैसे ये कैक्टस है, कैक्टस और सकुलेंट में पानी पहले ही स्टोर होता है, जैसे आपने फरमाया, तो इसके अंदर पानी वैसे ही बहुत कम देना होता है। जैसे ही ये सब के ऑल ओवर जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में वो करता है, लाई करता है। इनकी जो मिट्टी होती है ना, जब पूरी ड्राई हो जाए ना, तो उसके भी 1-2 दिन बाद आप इनको वाटर करें, क्योंकि जब ऊपर से मिट्टी ड्राई हो जाती है नीचे से फिर भी वेट रहती है वो, क्योंकि वो फिर अगर आप पानी ओवर वाटर दे देंगे तो रूट्स इनके रॉट हो गए और पौधा आपका मर जाएगा। सिंपल सी उसूल है। तो जैसे ही आपका ऊपर वाली सतह क्या होता है पूरी की पूरी सूख जाए, उसके भी आप 1-2 दिन बाद दें। सिंपल सा। तो साथ आपका ये शौक है प्लांट्स को लेके, क्या सोचा है फ्यूचर में? क्या कोई ऐसा गोल सेट किया हो कि अच्छा मैंने ऐसे करना है प्लांट्स को लेके, या मैं अपने शौक को ऐसे पूरा करूँ? मैंने सोचा है कि मैं एक एक्वास्केपिंग की एक पूरी शॉप बनाऊँ। तो जैसे लाहौर में कोई भी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एक एक्वास्केपर के नाम से एक पूरी शॉप हो, जिसमें नर्सरीज़ का भी मेरा शौक चले और वो भी साथ साथ चले, क्योंकि टेरेरियम्स का एक बड़ा अच्छी चीज़ है। टेरेरियम्स एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जिसमें आप जंगल का लुक एक्वेरियम देते हो,
क्योंकि लाहौर में, पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि लोग इस पर काम कर रहे हो, और अगर कोई कर भी रहा है तो 40+ 30+ लोग हैं जो मेरे जितने लोग हैं, तो वो तो कोई भी नहीं है इसके अंदर। नहीं है मैंने सर, मैं वाकई इससे अग्री करूंगी कि मैंने बहुत कम ऐसे यंग लोग देखे जिनको इंटरेस्ट हो और वो उस इंटरेस्ट के साथ नॉलेज भी रखते हो। अच्छा, अब चूंकि जाहिर है हम बच्चों को हमेशा कहते हैं जी हमने ग्रीनरी प्लांटेशन इसकी बातें करते, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट कि बच्चों को अवेयरनेस भी हो कि ये एक प्रॉपर सिस्टम है, इससे आपका इकोसिस्टम चल रहा है और आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस क्रिएट कर रहा है। सो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या किया जा सकता है साथ? मतलब मैं तो अपने बचपन की बात करूं तो मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास घर में 5 से 6 पुराने पौधे थे जो दादा अबू ने लगाए हुए थे। ठीक है। पर आप सोचे दादा को मैंने नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने वो पौधों को देखा हुआ है और वो अभी तक मेरे पास है। तो वो जो कनेक्शन है ना उन चीज़ों का, वो आपने मेंटेन किए हुए अभी तक? वो मेंटेन किए हुए अभी तक। तो उन्होंने पप्स निकाल के अपनी, उनके अभी तक वो पौधे लाइव है, तो दादा ने लगाए और अभी तक वो चल रहे हैं पौधे। जबरदस्त। तो ये जो कनेक्शन है ना मेरा वो बचपन से, ये घरों में होना चाहिए, पेरेंट्स को शौक डालना चाहिए कि बच्चों को। तो जबरदस्त। वो थोड़े बहुत पौधे थे, वो 10 से 15, 15 से 20, 25, 30, वो 40-50 हो गए। लवली। तो एक तरफ फिल्म मेकिंग है, एक तरफ ये शौक है, तो फिल्म मेकिंग को लेकर क्या सोचा हुआ है? फिल्म मेकिंग को ये लेके सोचा हुआ है, डॉक्यूमेंट्री ईयर है अभी हमारा। अच्छा। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है मैंने उसके बाद फिल्म बनानी है इंशाल्लाह। तो बस आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। इन द एंड साथ बहुत सारे आपको यंगस्टर्स देख रहे होंगे जो आपके शौक से इंस्पिरेशन भी लेंगे। जाहिर है आप चूँकि अपनी पढ़ाई और इस शौक को मैनेज करो, क्या कहोगे? दिस इज़ योर कैमरा। मैं बस ये कहूँगा कि जो एक शौक़ होता है ना इंसान का, वो बहुत ज़रूरी है, और अगर उस शौक़ से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो एट द सेम टाइम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे की रेस में दौड़ जाओगे तो वो शौक़ आपका कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएगा। तो आपको ये चीज़ बहुत स्टेबल रख के चलनी पड़ेगी कि आप अपने शौक़ को रखना चाहते हो या पैसे को रखना चाहते हो। तो थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच साथ। इट वाज लवली नोइंग यू, योर पैशन फॉर प्लांट्स और कैक्टस बड़ा ज़बरदस्त है जी। ये जो इतने क्यूट आपको छोटे से प्लांटर्स नज़र आ रहे हैं, दे आर वेरी क्यूट एंड ऑब्वियसली आपका अगर शौक़ है और आप इसको बहुत बेहतर अंदाज में रख सकते हैं तो प्लांट्स का शौक़ मतलब बहुत बेहतरीन शौक़ है, आप इसको ज़रूर देखें भी। और साथ जैसे बच्चे जो इतने नॉलेज रखते भी हैं, ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप प्लांट्स का शौक़ भी रखते हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। हमने आपके साथ गुरेजा से मुलाकात करवाई जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।